हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके वीकली एनालिसिस में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल कि हम इस क्लास में करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं इनके ऊपर अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रेपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, सीएसएस 2027 के लिए अगर आप ऐसे एंड प्रेसी के लिए इंडिविजुअल बेस्ड एवेल्युएशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसकी डिटेल्स स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आपके सीएसएस 2027 की प्रेपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। देखें, हमारे एग्ज़ाम को सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स रह चुके हैं और लास्ट डेज हम कभी भी काउंट नहीं करते, क्योंकि लास्ट डेज में हम रिवीजन करते हैं, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, अपने नॉलेज को पॉलिश करते हैं और राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि सर इन 4 मंथ्स के अंदर हमें किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है सिलेबस। आपने करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज एज पॉसिबल एज अपने सिलेबस को कवर करते जाना है और साथ साथ जो एस्पिरेंट्स अकेडमीज़ नहीं ज्वाइन कर सकते उनको चाहिए पास्ट पेपर्स अटैम्प्ट करने और इसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस भी लाजमी करनी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है असेसमेंट और एवेल्युएशन। जो भी आप काम लिख रहे हैं, चाहे आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो उसकी एवेल्युएशन लाजमी करवाएं। देखें, एवेल्युएशन या असेसमेंट करवाने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा, आप कहाँ कहाँ पर लैग कर रहे हैं, आपके कौन कौन से वीक एरियाज़ हैं, आपको इन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आप अपने एरियाज़ को किस तरह इंप्रूव करेंगे, आपको किस तरह पता चलेगा कि ये मेरे वीक एरियाज़ हैं, यहाँ पर मेरी मिस्टेक्स को हो रही हैं, ठीक है। तो उन मिस्टेक्स को आप किस तरह इंप्रूव करेंगे। तो कोशिश करें जो भी आप रिटन फॉर्म के अंदर चीज़ें लेकर आ रहे हैं, चाहे आंसर राइटिंग है, चाहे ऐसे राइटिंग है, उसको लाजमी एवेल्युएट करवाएं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, लास्ट वीक के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं आज उनको कवर करने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनके ऊपर हम पहले ही अपनी डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए उन टॉपिक्स को ऐड नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, इस तरह इंडस वाटर ट्रीटी है, इस तरह यूएसए और ईरान के दरमियान में वॉर है। तो जब तक इनके ऊपर हमें कोई नई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल जाती जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, तब तक हमने उनको ऐड नहीं करना और ना ही हमने किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो 6 टॉपिक्स रहने वाले, इनमें से जो लास्ट टॉपिक्स हैं वो आपको पता है कि मलिहा लोधी साहबा का एक टॉपिक रहेगा और एक इशरत हुसैन साहब का टॉपिक रहेगा, जिनको हम मेन एग्जाम के अंदर एज ए रेफरेंस कोट करते हैं। हालांकि ये टॉपिक भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनके ऊपर भी हम इन डेप्थ अपना एनालिसिस कर चुके हैं। ये दोनों टॉपिक न्यू प्रोमिसेस के रिलेटेड है, या आप यूँ भी कह सकते हैं न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक्स हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, देन जो है इनके ऊपर अपनी एक डिटेल्ड डिस्कशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, ग्रीन सी पैक्ट फेज़ 2 की बात की जा रही है। आपको पता है सी पैक्ट फेज़ 2 को ही ग्रीन डेवलपमेंट का नाम दिया गया है और इसी तरह क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान की बात की जा रही है। अब क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान जो है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि इसको क्यों ना सी पैक 2 के साथ जो है वो कह लेंगे रिलेट करके, जो है वो कह लेंगे जो स्टैगफ्लेशन है देखने को मिल रही है या जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है उसको डील किया जा सके, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं सिनर्जी फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिवाइवल, आप यूँ भी कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन और क्लाइमेट एंड वल्नरेबिलिटी टेस्ट केस फॉर पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। सेकंड टॉपिक हमारे पास रहेगा यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर इंडिया की तरफ से परमानेंट सीट की डिमांड की गई है, ठीक है। और रीजनल काउंटर स्ट्रैटेजीज पाकिस्तान की तरफ से क्या यहाँ पर जो है वो कह लेके हमें स्टांस देखने को मिला, इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। वीटो डायनामिक्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, वीटो पावर की वजह से आज यूएनओ जो है वो पैरालाइज हो चुकी है, ठीक है। ग्लोबल पावर्स अपनी मर्जी से जब दिल किया उन्होंने वीटो पावर्स का यूज़ किया, ठीक है। इसलिए तो आज यूक्रेन और रशिया के दरमियान में हमें वॉर एंड होते हुए नजर नहीं आई। इसी तरह यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस की अगर बात की जाए, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस को कॉफ़ी क्लब भी बोला जाता है। बेसिकली इसको क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या था, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा, पाकिस्तान प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनओ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट।
आपको पता है कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के जो सेशन की फाइनल प्रेसिडेंसी है वो पाकिस्तान को मिली है 17 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक, ठीक है। इसको भी डिस्कस करेंगे। इम्पार्शलिटी एंड स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटीज है एंड मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो टॉपिक रहेगा E1 सेटलमेंट प्लान, जो प्लान बेसिकली ये इजराइल की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है ईस्ट ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम की तरफ के ऊपर, बेसिकली कि वहां पर सेटलमेंट्स की बात की जा रही है इजराइल की तरफ से, ठीक है। तो ईस्ट फर्स्ट सेटलमेंट प्लान जो है वो इजराइल की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया। लेकिन 8 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान भी इसके अंदर इंक्लूड है, इनकी तरफ से कंडेम किया गया है, मजम्मत की गई, यहाँ तक के सैंक्शंस की भी बात की गई है, ठीक है। और जो ट्रंप की तरफ से बोर्ड ऑफ पीस जो कहले के पीस प्लान गजा के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास 2 टॉपिक्स है। 5th नंबर पर है रीसेटिंग द सिस्टम। तो जब हम यहाँ पर सिस्टम को रीसेट करेंगे तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू इशरत हुसैन साहब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसके ऊपर मेरा लेक्चर भी आपको मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने डिटेल्ड डिस्कशन की हुई है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले कवर की हुई हैं, ठीक है। इनके ऊपर सिर्फ ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग इन पाकिस्तान, फेडरल एक्सपेंशन वर्सेज ग्रास रूट्स लोकल डेवोलेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रहेगा लास्ट अनलर्नड लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें हिस्ट्री से लेसन जो है वो कहना है कि लर्न करने चाहिए, लेकिन वो चीज़ हमें देखने को नहीं मिल रही। ये टॉपिक है बेसिकली मलिया लोधी साहिबा का, ठीक है। प्रोविंशियल रिस्ट्रक्चरिंग वर्सेस फेडरल ऑटोनॉमी, हिस्टोरिकल लेगेसी एंड एलीट कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस टॉपिक के अंदर ये भी चीज़ देखने को मिल रही है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन है या पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए ये सब कुछ किया जाता है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर पहले भी बहुत सारे गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो कहने के एक्सपीरियंस किए जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है, मिलिट्री रूल है, उसके बाद अगर देखा जाए कासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम रहा है, इस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस तरह हाइब्रिड सेटअप देखने को मिला, लेकिन आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। अब इन दोनों टॉपिक्स में ऑल्टरनेटिव जो दिया गया है वो है लोकल गवर्नमेंट का। तो इन टॉपिक्स के ऊपर हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे क्योंकि पहले ही हम इनके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है बेसिकली सीपैक रिलेटेड है, ठीक है। इसको डिस्कस करते हैं। देखें, अभी पाकिस्तान को 2 चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ऑलरेडी मल्टीफेरियस डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल इश्यूज है, उन इश्यूज को साइड पर रखकर हम बात कर रहे हैं स्टैगफ्लेशन और इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी देखने को मिल रही है पाकिस्तान के अंदर। अब इन दोनों को किस तरह डील किया जा सकता है, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है सीपैक 2 की, कि सीपैक 2 के साथ बेसिकली इसको रिलेट करके क्लाइमेट चेंज को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए इकोनॉमिक रिवाइवल हो सकता है, ठीक है। और साथ ही बात की गई है क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान की, जिसके बारे में अभी किसी को भी अवेयरनेस नहीं है। इसको सीपैक 2 के साथ रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम सीपैक 2 के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखें, माइक्रो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट की अगर बात की जाए, डुअल चैलेंजेस अभी देखा जाए तो पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या है, एक तो स्टैगफ्लेशन देखने को मिल रहा है, दूसरा क्लाइमेट चेंज। दोनों तरफ से हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है पॉलिसी मेकर्स के ऊपर भी, दोनों को किस तरह डील किया जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है सीपैक 2 की और क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान की, ठीक है। पॉलिसी डायलेमा की अगर बात की जाए, देखें क्लाइमेट एम्बिशंस को जो है वो कहने के साइड पर नहीं रखा जा सकता, इसको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए ग्लोबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर श्रिंक हो रही हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए यूनिलैटरल एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरह यूएसए की तरफ से लिया गया, ठीक है। इसी तरह प्रोटेक्शनिज्म, आपको पता प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी किसकी है, यूएसए की है, जो हमें टैरिफ लगते हुए नजर आए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए बेसिकली कि क्लाइमेट चेंज है या क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी है या स्टैगफ्लेशन को बेसिकली किस तरह डील किया जा सकता है, तो यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है सीपैक की, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। थ्रेट्स की अगर बात की जाए तो क्लाइमेट चेंज के आपको पता ही है कि थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले रिसोर्सेज के ऊपर रिस्क हमें देखने को मिल सकता है, इसके खतरात बढ़ सकते हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका तबाह हो सकता है, ह्यूमैनिटी है एंड ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए जो है क्लाइमेट चेंज के हमें रिस्क देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं सीपैक 2 एंड ग्रीन BRI अलाइनमेंट की बात की जा रही है, ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात की जा रही है बेसिकली, ठीक है। अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, देखें, लेवरेजिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक टू रिवाइटलाइज द इकोनॉमी व्हाइल प्रायोरिटाइजिंग
क्लाइमेट गोल्स। देखिए सबसे पहले क्लाइमेट को जो क्लाइमेट गोल्स है उसको प्रायोरिटी पर रखना पड़ेगा, देन ही हम इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ कही जा रही है। देखिए CPEC फेज 2 फोकस होना चाहिए, सेंटर ऑन ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर है, हाई क्वालिटी ग्रोथ के ऊपर है, कंस्ट्रक्टिंग इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बनाने की बात की जा रही है। और ये किसके साथ अलाइन है? बेसिकली ग्रीन BRI के साथ। ठीक है, अभी हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजन की बात की जा रही है, डायरेक्ट कमिटमेंट टू ट्रांसफॉर्मिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यहाँ पर कह लें कि किसके अंदर कन्वर्ट करना है? बेसिकली ग्रीन BRI के अंदर। ठीक है, तो जिसको CPEC 2 को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली CPEC को किसके साथ, आपको पता है किसका प्रोजेक्ट, किसके अंडर ये प्रोजेक्ट है? BRI के अंडर प्रोजेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो शी जिनपिंग ने यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दी है कि जो BRI प्रोजेक्ट है उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाना चाहिए? ग्रीन BRI के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से की इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह अगर देखा जाए तो टास्क चाइनाज नेशनल डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स कमीशन NDRC को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं शी जिनपिंग की तरफ से कि जो बेसिकली टू फॉर्मुलेट ग्रीन BRI कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क्स एंड पॉलिसीज। अब बात करते हैं ग्रीन BRI इनिशिएटिव्स कौन कौन से हैं, प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं बेसिकली। ठीक है, अनाउंस्ड फ्रेमवर्क्स एंड प्लेटफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल ग्रीन डेवलपमेंट कोलेशन, आप इसको ऐड करेंगे लाजमी। ठीक है, उसके बाद है सिल्क रोड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद ग्रीन सिल्क रोड एनवाई प्रोग्राम है, इसके अलावा बिग डाटा प्लेटफॉर्म है, बेल्ट एंड रोड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी एक्सचेंज एंड ट्रांसफर सेंटर, ग्रीन लाइटनिंग इनिशिएटिव एंड ग्रीन कूलिंग इनिशिएटिव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर है? बेसिकली ग्रीन BRI के अंदर, ग्रीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और किसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस है? ये शी जिनपिंग की तरफ से। उन्होंने कहा कि भाई जो आपका BRI है उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्रीन BRI में। ठीक है, और ग्रीन BRI में हमें ये फ्रेमवर्क्स या प्लेटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, या प्रोजेक्ट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, बायलैटरल एरियाज कोऑपरेशन, दोनों पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में जो बायलैटरल एरियाज है, फोकस किसके ऊपर है? ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर है, क्लाइमेट कंपैटिबल इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड हाई क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली यहाँ पर बायलैटरल एरियाज हैं कोऑपरेशन के, बेसिकली दोनों कंट्रीज के, तो इनके ऊपर फोकस हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि बेसिकली क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान की जो बात की जा रही है। अब इस प्लान के बारे में किसी को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है डिस्कशन ये की गई है कि इस क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान को CPEC के साथ अगर कल के जम कर दिया जाए, क्योंकि दोनों के अंदर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स सेम हमें देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए स्टैगफ्लेशन और उसके साथ क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को डील किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए रोल एंड पर्पस की अगर बात की जाए, स्ट्रैटेजी प्रिपेयर्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फोरम। अब ये फोरम है और उसके बाद वल्नरेबिलिटी 20 एंड इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू मेक CPEC ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि CPP को यहाँ पर कह लें कि शामिल किया जाना चाहिए ताकि CPEC को ग्रीन CPEC में कन्वर्ट किया जा सके। ठीक है, अब अगर देखा जाए सॉल्व बिजनेस टू बिजनेस कॉपरेशन गैप्स इन IT एंड टर्न क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इनटू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अब यही चीज है, मैं पहले भी कहता हूं कि हमारे लिए क्लाइमेट एक इशू है, लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना के लिए ये एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है। तो हमें भी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को या क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहिए? बेसिकली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है। ठीक है, इसके साथ ही पॉलिसी अलाइनमेंट की बात की जा रही है, ग्राउंडेड इन नेशनल फ्रेमवर्क्स इंक्लूडिंग, इसके अंदर कौन कौन से बेसिकली फ्रेमवर्क है जो इसके अंदर इंक्लूड है CPP के साथ बेसिकली अगर देखा जाए नेशनली डिटरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, जो COP के जो पाकिस्तान यहाँ पर अपने ऑलरेडी जो है वो कह लेकर रिपोर्ट जमा करा चुका है। इसके साथ देखा जाए तो नेशनल अडॉप्टेशन प्लान है, उसके बाद उड़ान 2025 है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान। अब ये जो है यहाँ पर जो हमें ये फ्रेमवर्क्स देखने को मिल रहे हैं या हमें जो ये प्रोजेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, बेसिकली ये किसके साथ रिलेट करते हैं? यहाँ पर ये क्लाइमेट प्रॉस्पेरिटी प्लान के साथ। ठीक है, उसके साथ हम आहंग हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि CPEC के साथ इसको रिलेट करके क्या किया जाए? ग्रीन CPEC के अंदर कन्वर्ट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही इसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स है बेसिकली 69 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल,
जिनमें अगर देखा जाए तो मिटिगेशन वाले प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 34 है, अडॉप्टेशन प्रोजेक्ट्स कितने हैं, 15 है, और इसी तरह रेजिलियंस वाले कितने हैं, 20 प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स कवर्ड, इसके अंदर जो सेक्टर्स हैं बेसिकली एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन एंड जस्ट ट्रांजिशन, जस्ट मींस होता है जस्टिस, मुनसिफाना जो यहाँ पर हमें तरसील देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आपको पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री ऑलरेडी आपको पता है कि ईवी पॉलिसी पाकिस्तान की है। ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर के ऊपर है, सर्कुलर इकोनॉमी डेवलपमेंट है, इसके बाद नेचुरल कैपिटल प्रोटेक्शन है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन एक्सेस है। तो ये बेसिकली हमें की इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं जो कि CPEC के अंदर भी हमें चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि क्यों ना CPP को बेसिकली CPEC के साथ जो है वो कह लेके मर्ज करके काम किया जाए। ठीक है, सिनर्जीज, चैलेंजेस और स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस की बात की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल सिनर्जी अलाइंग CPEC टू लीड बाय मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव एंड विद CPP लीड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। आपको पता है कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से हमें CPEC देखने को मिल रहा है, और जो CPP है वो किसकी तरफ से देखने को मिल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। क्यों ना इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब करंट बोटलनेक्स की अगर बात की जाए तो लैक ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुफ्तगू या डिबेट में हमें CPP देखने को नहीं मिलती। सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, लोकल बिजनेस कम्युनिटी एंगेजमेंट लाजमी है इसके अंदर रिगार्डिंग CPP को लेकर। ठीक है, तो एक्शन प्लान क्या है, सबसे पहले कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जितने भी स्टेक होल्डर्स है या लोकल बिजनेसमैन है उनको इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद बायलैटरल एंगेजमेंट होनी चाहिए, चाइनीज़ के जितने भी कारोबारी लोग हैं उनको भी बेसिकली इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वो CPEC के जरिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। जॉइंट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए यहाँ पर। अब ये इस्टेब्लिश अ जॉइंट कमेटी बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट टू स्ट्रीमलाइन इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद टारगेटेड मार्केटिंग होनी चाहिए इन दोनों की प्रॉपरली। अब ये प्रॉपरली ताकि जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जा सके। ठीक है, टारगेटेड मार्केटिंग क्या है, होस्ट डेडिकेटेड मार्केटिंग इवेंट्स अक्रॉस पाकिस्तान एंड चाइना। चाइना के अंदर भी होने चाहिए इवेंट्स वगैरह, और पाकिस्तान के अंदर भी होने चाहिए। टारगेटेड एट इन्वेस्टर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था कि किस तरह स्टैगफ्लेशन और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को डील किया जा सकता है। CPP के बारे में अभी लोगों को नहीं पता, तो उसको CPEC के साथ उसको मर्ज किया जा सकता है, और इस तरह जो है क्लाइमेट चेंज को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ जाया जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी को एज ए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए पाकिस्तान को, बेसिकली ये कहा जा रहा है। क्योंकि शी जिनपिंग की तरफ से भी इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि भाई BRA जो प्रोजेक्ट है उसको ग्रीन BRA के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि हमने अभी ऊपर जो है फ्रेमवर्क्स की बात की, हमने प्लेटफॉर्म्स की बात की, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। CPEC के हवाले से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी की बात करते हैं ऑफ द UNO कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के ऊपर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखना यह है कि यह कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट क्या है, इसके ऊपर थोड़ी सी पहले डिस्कशन करते हैं। देखें, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बेसिकली आपका 1979 के अंदर बेसिकली इसको जो है वो कह लेके पास किया गया फर्स्ट टाइम। उस वक्त इसका नाम था 1979 के अंदर, उस वक्त इसका नाम था कमेटी ऑन डिसआर्मामेंट, लेकिन इसको 1984 के अंदर दोबारा इसको रीनेम किया गया और इसका नाम रखा गया कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूड हैं, यहाँ पर लिस्ट मैंने दे दी है, इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि पाकिस्तान को इस सेशन की फाइनल प्रेसिडेंसी मिली है। हालांकि यह सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में, बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, अब फर्स्ट में अगर देखा जाए तो हमें जो सेशन देखने को मिला वो 19 जनवरी से लेकर तकरीबन जो हमें 27 मार्च तक देखने को मिला फर्स्ट सेशन इसका। सेकंड जो है हमें 11 मई से लेकर 26 जून तक,
ठीक है। और इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकंड है, और अगर यहाँ पर थर्ड की बात की जाए तो थर्ड हमारे पास रहेगा 27 जुलाई से लेकर 11 सितंबर तक, ठीक है, तो 11 सितंबर तक। लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पर मंगोलिया ने भी प्रेसिडेंसी जो है वो कह लेके एज ए प्रेसिडेंट रोल प्ले किया, प्रेसिडेंसी उसको भी मिली। और इसी तरह यहाँ पर कह ले के मंगोलिया के बाद मोरक्को को भी मिली। इसी तरह जो है वो कह ले के नॉर्वे ने भी जो है यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट अपना रोल प्ले किया। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर 17 अगस्त से लेकर बेसिकली 11 सितंबर तक जो है वो प्रेसिडेंसी मिली है। तो ये बेसिकली सेशन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पाकिस्तान को 17 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक जो है फाइनल प्रेसिडेंसी इस सेशन की मिली है, ठीक है। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से बेसिकली इंक्लूड है। सबसे पहले अगर देखा जाए जो हमारे पास टॉपिक रहेगा कि न्यूक्लियर वेपन इन ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सेकंड है अदर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कन्वेंशनल वेपन्स की बात की जा रही है, रिडक्शन ऑफ मिलिट्री बजट्स है, ठीक है, रिडक्शन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है, डिसआर्मामेंट्स एंड डेवलपमेंट्स है, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये हमें सारे टॉपिक्स इसके अंदर इंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए अजम्पशन ऑफ प्रेसिडेंसी एंड कमिटमेंट टू इम्पार्शियलिटी, assumption of role, Pakistan assumed the final presidency of 26th session of 65 members, सॉरी इसके 65 मेंबर्स ही है, ये बताना भूल गया लेकिन यहाँ पर ऐड है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट इन जेनेवा के अंदर है, लीड बाय एम्बेसडर ताहर हुसैन अंद्राबी बेसिकली इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉपिक्स थे जिनके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ रोल्स की, ठीक है। तो जो पाकिस्तान की यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी पोजीशन है और उसको और जो है कह ले के रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है एज ए प्रेसिडेंट सीडी के ऊपर, तो इनको अलग रखा जाएगा, इनको मिक्स नहीं किया जाएगा। एक चीज यहां पर मैं क्लियर कर दूं, सेपरेशन ऑफ रोल। एम्बेसडर अंद्राबी क्लियरली डिलिनेटेड पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पोजीशन from its official responsibility as a CD president, core mandate and as a chair की अगर बात की जाए, the primary objective of Pakistan's presidency is to guide negotiations on CD annual reports। देखें इसके अंदर पाकिस्तान ने एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करनी है या उसको तैयार करनी है, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो भी डिस्कशंस हुई हैं, जो भी टॉक्स हुई हैं, ठीक है, विद कह ले के बैलेंस अप्रोच के साथ, कह ले के फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए और न्यूट्रल मैनर में बेसिकली पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, इसको पेश करेगा, ठीक है। इसके साथ अगर देखा जाए यूएन और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो फर्स्ट कमेटी है उसके अंदर जो रेजोल्यूशन है, करारदाद है बेसिकली, उसकी भी रहनुमाई पाकिस्तान करेगा, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग यूएन जनरल असेंबली फर्स्ट कमेटी रेजोल्यूशन इन बैलेंस्ड फैक्चुअल एंड न्यूट्रल मैनर्स, ठीक है। इसके साथ ही एक कंट्रास्ट बिटवीन चेयर मैंडेट एंड नेशनल प्रायोरिटीज। आपको पता है कि नेशनल सिक्योरिटी पोजीशन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इन दोनों का जो है वो कह ले के हामी रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान मेंटेन्स एक्टिव लॉन्ग स्टैंडिंग नेशनल स्टांसेस एडवोकेटिंग फॉर लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑन नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस में भी पाकिस्तान शामिल है, इसके कह ले के हामी है इसके अंदर भी। और अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस एंड आउटर स्पेस जो है पेरोस, इसके अंदर की हमायत भी पाकिस्तान की शामिल है। लेकिन एक के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रही, ऑब्जेक्शन टू FMCT, ठीक है, जिसको बोला जाता है फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जो एग्जिस्टिंग जो पहले से स्टॉक पाइल है, यहाँ पर यह बात की जाती है उसको भी इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, इंक्लूड नहीं करना चाहिए। यह चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक कॉन्टेस्ट एंड फोरम चैलेंजेस। देखें पाकिस्तान को ये इस वक्त जो है वो कह ले के प्रेसिडेंसी मिल रही है जब आपको पता है कि ग्लोबल लेवल पर जो हमें टेंशन देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए मल्टीलैटरल ग्रिड लॉक हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर जो है कह ले के लास्ट 2 डेकेड से कोई भी डेवलपमेंट्स नहीं हुई, कोई भी कह ले के प्रोग्राम ऑफ वर्क जो है यहाँ पर साइन नहीं किया गया, उसके ऊपर काम नहीं किया गया, ठीक है। पाकिस्तान assumes leadership during a long standing deadlock in the world's sole permanent multilateral disarmament negotiating
फोरम्स। तो ये एक सिंगल है जिसके ऊपर जितने भी डिसआर्मामेंट को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस होती है, जो मैंने टॉपिक पीछे बताए हैं, ठीक है। विच हैज बीन अनेबल टू अडॉप्ट सबस्टांटिव प्रोग्राम ऑफ वर्क फॉर 2 डेकेड्स। यहाँ पर कोई भी इसके ऊपर प्रोग्राम फॉर वर्क ऑफ वर्क जो है यहाँ पर नहीं देखने को मिला, ठीक है। प्रोसेस कंसल्टेशन की बात की जाए, एम्बेसडर अंद्राबी साहब ने क्या किया है, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट्स हैं उनके साथ कंसल्टेशन भी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव and former 2026 presidents to build consensus on the final record, ठीक है। इमर्जिंग इश्यूज एंड कंसेंसस बिल्डिंग की अगर बात की जाए, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है डिफेंस के अंदर। तो ये भी एक कह ले के इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है, पाकिस्तान इसके ऊपर भी जो कह ले के एड्रेस कर सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए न्यूट्रल गवर्नेंस प्रपोजल की अगर बात की जाए, तो वाइल पाकिस्तान हैज़ मेंटेन अ फॉर्मल प्रपोजल ऑलरेडी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड 2023 में जो पाकिस्तान ऑलरेडी प्रपोजल अपना जमा करवा चुका है, ठीक है। द प्रेसिडेंसी प्लेज्ड नॉट टू ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू इट्स ऑन सबमिशन इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो इसके अंदर पाकिस्तान किसी भी किस्म के अपने पर्सनल जो है यहाँ पर राय नहीं दे सकता। जितने भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स देखने को मिलेगी कॉन्फ्रेंस के अंदर, जितने भी हमें यहाँ पर टॉक्स या निगोशिएशन देखने को मिल रहे हैं, या इसके ऊपर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको सामने रखते हुए बेसिकली जो है आगे रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फाइनल डिप्लोमेटिक टेस्ट क्या है, देखिए पाकिस्तान के लिए एक की टेस्ट है कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जो कि 65 मेंबर जो है इसको एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉपिक था पाकिस्तान की प्रेसिडेंसी के रिलेटेड, जो कॉन्फ्रेंस और डिसआर्मामेंट के ऊपर जो है वो मिली पाकिस्तान को, ठीक है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो टॉपिक है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं। देखें इंडिया ने क्या किया है, परमानेंट सीट की डिमांड की है यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। पाकिस्तान का क्या स्टांस है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ रीजनल काउंटर स्ट्रैटेजीज एंड वीटो डायनामिक्स एंड द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसको मैंने कॉफी क्लब भी कहा है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखना ये चैलेंज टू इंडियाज स्टांस ऑन परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप। लैक ऑफ क्रेडेंशियल, यहाँ पर एम्बेसडर आसम इफ्तिखार अहमद साहब की तरफ से यह कहा गया है कि बेसिकली नो क्रेडेंशियल्स व्हाटसोएवर। तो यहाँ पर किसी किस्म की भी जो अहलियत है इंडिया के पास नहीं है कि उसको परमानेंट सीट बेसिकली दी जाए, ठीक है। टू क्लेम परमानेंट सीट ऑन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि इंडिया क्लेम करता है, ठीक है, लेकिन इस तरह की कोई भी इंडिया के पास जवाज नहीं है या अहलियत नहीं है, ठीक है। स्क्रूटिनी क्राइटेरिया क्या हो सकता है स्टेटेड दैट, जिसके ऊपर परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो होती है यहाँ पर वोटिंग रिकॉर्ड्स चेक किया जाएगा, उसके बाद जितने भी कंप्लायंस विद पास्ट सिक्योरिटी रेजुलेशंस, जितने भी सिक्योरिटी रेजुलेशन पहले पास हुई हैं उनके साथ भी रिलेट किया जाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ यूएनओ चार्टर के साथ भी इसको रिलेट किया जाना चाहिए। तो ये वो क्राइटेरियाज है जिनको सामने रखते हुए देन जो है परमानेंट सीट की तरफ जाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ G4 ग्रुपिंग एंड स्ट्रक्चरल ऑब्स्टेकल की अगर बात की जाए, देखिए G4 जो है ये बेसिकली आपका 1992 के अंदर जो है ग्रुप बना था 4 कंट्रीज का, ठीक है। डिमांड इंडिया, जर्मनी, जापान एंड ब्राजील फॉर न्यू परमानेंट सीट्स एज द प्राइमरी ऑब्स्टेकल डिलेइंग सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म्स फॉर 2 डेकेड्स। तो अगर देखा जाए तो 2 डेकेड से जो है यहाँ पर इनकी वजह से भी हर्डल्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अनफिजिबल प्रिविलेजेस हैं बेसिकली, ठीक है। बिल्कुल भी कह ले कि ये गैर मुनसिफाना जो है अमल होगा अगर इनको परमानेंट सीट दी जाती है, ठीक है। तो उसके बाद है पेटफॉल्स ऑफ एक्सपेंडिंग वीटो पावर। पहले भी आपको पता है कि रूट ऑफ काउंसिल पैरालाइजेस के पीछे क्या है, वीटो पावर्स है। बार बार वीटो पावर्स का यूज किया जाता है और जो ग्लोबल इश्यूज है वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो पाते। तो यूक्रेन वाली यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। इसी तरह कंपाउंडिंग इन एफिशिएंसी वांट दैट एडिंग मोर परमानेंट मेंबर्स एंड एक्सपेंडिंग वीटो पावर्स वुड इंक्रीज डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक रादर देन रिजॉल्व स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी, ठीक है। बजाय इसके जो स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज है उनको सॉल्व करने के बजाय बल्कि क्या होगा, डिप्लोमेटिक ग्रिडलॉक और ज्यादा जो है यहां पर बढ़ जाएगा, ठीक है। अनडेमोक्रेटिक नेचर है ऑफ वीटो, बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक नेचर जो है कंसीडर किया जा रहा है या इसको कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड द वीटो एज ए अनडेमोक्रेटिक यूनिलैटरल ब्लॉकिंग टूल दैट प्रिवेंट्स एक्शन रादर देन फैसिलिटेटिंग सोल्यूशन। बजाय इसके कि यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ जो है कोई सहूलत फराम करे, बल्कि क्या होगा, ये बेसिकली उल्टा जो हो जाएगा, प्रिवेंट्स एक्शंस, ठीक है, एक्शंस को भी ये रोकता है, ठीक है। इसी तरह यूनाइटिंग कंसेंसस की अगर बात की जाए, ये बेसिकली
1990 के अंदर बनाया गया, जिसको बोला जाता है कॉफ़ी क्लब। कहीं ना कहीं पर इसको इसलिए भी कहा जाता है कि जो कोई भी कंट्री परमानेंट सीट की बात करेगा उसके लिए जो है एज ए रेजिस्टेंस जो है ये ग्रुप बनाया गया। तो ये भी कहा जाता है, बेसिकली ऐसा है नहीं, UFC ग्रुप लीडरशिप हाईलाइटेड दैट रिफॉर्म्स मॉडल चैंपियनड बाय द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप लीड बाय पाकिस्तान, इटली, कनाडा, टर्की, साउथ कोरिया, मैक्सिको, अर्जेंटीना। अब इनका कहना यह है कि बजाय आपके यहाँ पर परमानेंट सीट बढ़ाएं, उसके बजाय आप ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएं, जो नॉन परमानेंट सीट्स हैं उनको बढ़ाया जाए। तो कितने की बात की जा रही है इसको अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्टेड एक्सपेंशन मॉडल प्रपोज्ड एडिंग टू 10 न्यू इलेक्टेड नॉन परमानेंट। तो ऑलरेडी आपको पता है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर UNOSC के अंदर कितनी है, यहाँ पर 15 है, जिसके अंदर 5 आपके क्या है, परमानेंट है, और 10 आपकी नॉन परमानेंट है। तो 10 और इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 25, ठीक है। तो सीट्स टू एक्सपैंड द काउंसिल टू 25 मेंबर्स, ठीक है, ताकि जो बार बार वीटो पावर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग 4:1 रेशियो ऑफ इलेक्टेड टू परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। कलेक्टिव ब्लॉकिंग पावर की बात की जा रही है। एम्फेसाइज्ड दैट अंडर द UFC फ्रेमवर्क unwanted resolutions could still be blocked democratically through collective voting by elected members। तो यही बात की जा रही है कि जो भी यहाँ पर वीटो पावर यूज करेगा तो ये जितने भी नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये बेसिकली यहाँ पर कलेक्टिव अप्रोच के साथ जो है इसको रोक सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर होगी कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से जो है यहाँ पर जो इंडिया यहाँ पर डिमांड कर रहा है या क्लेम कर रहा है परमानेंट सीट के लिए, तो किस तरह जो है यहाँ पर रिजेक्ट किया गया, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे पास जो टॉपिक है ईस्ट फर्स्ट सेटलमेंट्स प्लान जो इजराइल की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम के अंदर, ठीक है। जॉइंट कंडेमनेशन एंड कोर रिजेक्शन ऑफ ईस्ट फर्स्ट प्लान, ठीक है। मल्टीलैटरल कोलेशन फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ 8 नेशंस पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरेबिया एंड UAE इशूड जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। कैटेगोरिकल अगर देखा जाए रिजेक्शन ऑफ ई फर्स्ट project condemn Israel illegal settlements policies and explicitly rejected the E-First settlements expansion project है, ठीक है, ईस्ट ऑफ द ऑक्युपाइड ईस्ट यरूशलेम के अंदर, ठीक है। डिनाउंसिएशन ऑफ सेटल वायलेंस है, किसी भी किस्म की यहाँ पर अगर सेटलमेंट्स हो रही हैं तो वो इलीगल है, ठीक है। री एम्फेसाइज्ड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन ऑफ स्टेट बैक्ड वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन परपेट्रेटेड बाय इजरायली सेटलर्स अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा स्ट्रैटेजिक थ्रेट टू स्टेट सॉल्यूशन। तो अगर देखा जाए तो ये 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है, ठीक है। इस तरह अगर देखा जाए पैलेस्टीन को जो है डिवाइड भी करने की जो है कोशिश की जा रही है। एक चीज़ ये भी है जोग्राफिक यहाँ पर सेवनेस हमें देखने को मिल सकती है, जोग्राफिकल आप तकसीम कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। वांट दैट ई फर्स्ट प्लान यहाँ पर सेवर्स द क्रिटिकल जोग्राफिक कॉन्टिग्यूटी बिटवीन ईस्ट यरूशलेम एंड वेस्ट बैंक, ठीक है। तो इनके दरमियान में डिवीजन देखने को मिल सकती है, देयर बाय डिवाइडिंग पैलेस्टीनियन टेरिटरी इनटू सेपरेट एनक्लेव्स। इरोजन ऑफ स्टेट होल्ड अवेलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो जो स्टेट होल्ड की बात की जा रही है तो उसको भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। चैलेंज टू USA पीस इनिशिएटिव जो लिया गया USA की तरफ से उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया गजा के अंदर बेसिकली पीस लेकर आने के लिए, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो कॉल फॉर इंटरनेशनल एक्शन अकाउंटेबिलिटी एंड सैंक्शन की बात की जा रही है। डिमांड फॉर सैंक्शंस, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए, इसके ऊपर जो है पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सीज ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, जो भी इसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है उसको भी यहाँ पर रोका जाना चाहिए। इसी तरह यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मैंडेट की बात की जा रही है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि भाई इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पर इन्फोर्स करना चाहिए, पैलेस्टीनियंस का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। और जितने भी इस तरह के ई फर्स्ट जैसे मेयर्स लिए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से उनको भी रोकना चाहिए। तो ये बेसिकली 8 कंट्रीज की तरफ से क्या किया गया है, कंडेम किया गया है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इजराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान में ये एक न्यू डेवलपमेंट है, इसको आप लाजमी ऐड करेंगे, ठीक है।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखें ये इशरत हुसैन साहब का टॉपिक है, इसके ऊपर हम जस्ट ओवरव्यू लेंगे कि बेसिकली अगर सिस्टम को दोबारा रीसेट करना है, अगर किया जाए तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, तो इसके ऊपर हम डिबेट करेंगे। ठीक है, जस्ट ओवरव्यू लेंगे, बाकी चीज़ों का आपको पता ही है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए एवेल्युएशन क्राइटेरिया फॉर प्रपोज गवर्नेंस रिस्ट्रक्शन कोर एंड गोल की अगर बात की जाए, स्ट्रक्चरल रीसेटिंग मस्ट बी एवेल्युएटेड ऑन वेदर इट्स अचीव इंक्लूसिव और सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर बात की जा रही है 2 एसेंशियल गवर्नेंस पिलर्स की। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इफेक्टिव डिलीवरी की, पब्लिक सर्विस डिलीवरी की, कि क्या पब्लिक सर्विस डिलीवरी हो पा रही है। देखें, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी देर तक आप लोकल लेवल के ऊपर रिसोर्सेस को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगी। अब पब्लिक के यहाँ पर डिमांड्स क्या हैं, एजुकेशन की है, हेल्थ केयर है, क्लीन वाटर है, या ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, या इंफ्रास्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं यहाँ पर। तो जब तक यहाँ पर फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगी तब तक जो है कह लें कि यहाँ पर जो कह लें कि अफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी नहीं होगी। इस तरह अगर पावर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की जाए तो पावर को भी यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। इसी तरह सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकल लेवल तक जॉब एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यहाँ पर कारोबारी सहूलतें जो है यहाँ पर देनी चाहिए लोकल लेवल पर। ठीक है, अगर देखा जाए तो यूथ आपकी बढ़ती जा रही है, तो यूथ को क्या चाहिए, यहाँ पर क्या डिमांड है, यही डिमांड है ना कि एक जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आती। इसी तरह अगर देखा जाए सबसे बड़ी हर्डल्स क्या है, अगर देखा जाए बैकवर्ड एरियाज में या लोकल लेवल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर किसका जो है मैं कह लें कि यहाँ पर किसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलती है, बेसिकली ब्यूरोक्रेसी की। तो वहां पर क्या होना चाहिए, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट को होना चाहिए, ये कहा जा रहा है बेसिकली। ठीक है, और इसके साथ साथ फैसिलिटेटिव इंस्टीट्यूशंस भी होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ क्रिएटिंग न्यू प्रोविंसेस। ठीक है, देखें सबसे पहले तो डिसरप्शन ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन। अब इसको मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाना चाहता हूं। देखें, जो अभी पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी आप कह सकते हो, पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आए जा रहे हैं, टैक्स के ऊपर बात की जा रही है, टैक्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही है। ठीक है, इसी तरह अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी जो है वो कह लें कि चीज़ों के ऊपर रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर न्यू प्रोविंसेस बनाए जाते हैं तो ये सारे जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं उनका क्या बनेगा, बेसिकली ये यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, डाइवर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल फोकस टू टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन रिस्क्स डीरेलिंग प्रोग्रेस ऑन टैक्स रिफॉर्म्स एंड फिजिकल डेफिसिट रिडक्शन। तो जो फिजिकल डेफिसिट के ऊपर जो पॉलिसीज लेकर आई जा रही हैं वो फिर किधर जाएंगी, सारा फोकस चला जाएगा रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर बढ़ जाएंगे, आपके असेंबलीज बनाई जानी पड़ेंगी, सेक्रेटरिएट आपके बनेंगे, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा, तो एक्सपेंसेस जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ एनएफसी कमीशन की अगर यहाँ पर बात की जा रही है, नेशनल का फाइनेंस कमीशन की, जो 2009 से 7वां चलता आ रहा है। ठीक है, 7th, जो कि अभी कितना होना चाहिए था, 11th होना चाहिए था, जिसको अभी तक चेंज नहीं किया गया। और जब न्यू प्रोविंसेस बनाए जाएंगे तो फिर तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ना। तो पहले वाले में जो अभी तक हमें कुछ भी रद्दोबदल देखने को नहीं मिल रहा, वही चलता आ रहा है 2009 से। ठीक है, इसके अंदर चेंजिंग्स होनी चाहिए थी जो अभी तक नहीं की गई। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन फेलियर्स है। तो ऑलरेडी 4 प्रोविंसेस है वो एक पेज के ऊपर नहीं आ रहे। अगर यहाँ पर यह कहा जा रहा है मल्टीपल प्रोविंसेस बन गए तो उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन किस तरह हो पाएगी। प्रोविंसेस आप देख सकते हैं, बलूचिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर जब न्यू प्रोविंसेस बनाने की बात की गई तो यहाँ पर सिंध की तरफ से रजिस्ट किया गया कि भाई हम न्यू प्रोविंसेस नहीं बनने देंगे, हमारे सिंध के अंदर न्यू प्रोविंस नहीं बनेगा। तो ये चीज़ भी है। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस और कॉन्स्टिट्यूशन हर्डल्स है। ठीक है, रीड्राइंग प्रोविंशियल बाउंड्रीज रिक्वायर्स एक्सटेंसिव पॉलिटिकल कैपिटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेंसस की जरूरत है, जिससे क्या हो सकता है कि डाइवर्टिंग लीडरशिप अवे फ्रॉम द इकोनॉमिक रिकवरी। तो इकोनॉमिक रिकवरी से हटकर जो है पूरी तवज्जो जो है पॉलिटिकल कंसेंसस की तरफ चले जाएगी, रीऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाएगी, या गवर्नेंस को रीसेट करने की तरफ चली जाएगी। तो ये हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। ऑल्टरनेटिव की बात की जा रही है। अब ऑल्टरनेटिव जो है जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डेवोल्यूशन ओवर फ्रेगमेंटेशन। ठीक है,
तो अगर देखा जाए तो बजाय इसके कि आप तोड़ फोड़ करें तो आप यहाँ पर पावर डेवोल्यूशन की तरफ जाएं या पावर डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएं या फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जाएं। बात की जा रही है लोकल गवर्नमेंट की, जो कि हम पहले भी अपने लेक्चर्स के अंदर यह बात कर चुके हैं कि लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करने की बात की जा रही है कि लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। देखें अभी हम नेक्स्ट जो है वो बात करते हैं, मलिया लोधी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है अपने टॉपिक के अंदर के बार बार सिस्टम तो चेंज किया गया, लेकिन क्या वो पॉलिटिकल कंट्रोल था या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन थी। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है, आगे हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली फोकस जो किया जा रहा है लोकल गवर्नमेंट के ऊपर भी किया जा रहा है इशरत हुसैन साहब की तरफ से। ठीक है, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव सिनर्जी इनको आपस में जो है मर्ज करना चाहिए, लोकलाइज्ड रेगुलेशंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन है, पुलिस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना पड़ेगा इसकी कॉस्ट को। उसके बाद अगर देखा जाए स्टिमुलेट प्राइवेट एंटरप्राइजेस को बढ़ाना पड़ेगा। इस तरह सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, टू नेसेसिटी फॉर पाकिस्तान एज इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ठीक है, ब्रिंगिंग गवर्नेंस क्लोजर टू सिटीजंस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट को सिटीजंस के क्लोज लेकर आना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सस्टेनिंग इकोनॉमिक कंटिन्यूटी रादर देन रीड्राइंग टेरिटोरियल बाउंड्रीज, बजाय इसके कि आप न्यू यहाँ पर टेरिटोरियल बाउंड्रीज को जो है रीड्रा करें, उसकी बजाय यहाँ पर गवर्नमेंट को और सिटीजंस को क्लोज आना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की जो हमारे पास है मलिया लोधी साहबा का अनलर्न्ड लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। इसका हम ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, बाकी चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए प्रोविंशियल रिस्ट्रक्चरिंग वर्सेस फेडरल ऑटोनॉमी हिस्टोरिकल लेगेसी, इसके ऊपर फोकस रहेगा। एलीट कंट्रोल है एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक ओपनिंग स्टेटमेंट है, अगर कहा जाए कहीं ना कहीं पर ये आर्टिकल रिलेट भी करता है कि क्या ये पॉलिटिकल कंट्रोल है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, हिस्ट्री उठाकर देखें, 1 यूनिट बनाया गया यहां पर। इससे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान के अंदर मल्टीफेरियस गवर्नमेंट सिस्टम को यहां पर लाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया, एक्सपीरियंस किया गया। फॉर एग्जांपल यहां पर पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आते हुए नजर आया। ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नजर आया, कासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी देखने को मिला, मिलिट्री रूल भी देखने को मिला, अब हाइब्रिड सेटअप भी देखने को मिल रहा है। क्या इन निजाम के आने के बाद भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई है? ठीक है, नहीं हुई ना, नहीं नजर आती। तो यहां पर अगर न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के बनाने की बात की जा रही है तो क्या यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करवाया जा सकता है? अब हिस्ट्री उठाकर देखें, फर्स्ट 9 ईयर तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। अगर बड़ी मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन 1956 के अंदर बन गया तो उसको क्या किया गया? एब्रोगेट कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर मार्शल लॉ लग गया यहां पर। फिर क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोहम्मद अली बोगरा जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया? 1954 के अंदर 1 यूनिट स्कीम को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर हमें डिवीजन देखने को मिली, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, एक तरफ वेस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? 10 to 12 टेरिटरीज थी, उनको क्या किया? मर्ज कर दिया गया। 2 प्रिंसली स्टेट्स भी थी, बहावलपुर और खैरपुर, उसको भी मर्ज कर दिया गया। इसी तरह प्रोविंसेस थे, उनको भी मर्ज करके वेस्ट पाकिस्तान बना दिया गया। कहा यह गया कि भाई यहां पर जो डिस्क्रिमिनेशन है या डिप्राइवेशन है उनको खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पर ऐसा ही नजर आ रहा था जैसे ये पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए सब कुछ किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह यहां पर फिर क्या हुआ? 1956 के अंदर, 1956 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, फिर उसको भी खत्म कर दिया गया। फिर यहां पर मार्शल लॉ देखने को मिला, फिर यहां पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिला। ठीक है, फिर यहां पर मार्शल लॉ देखने को मिला। फिर 1970 के अंदर क्या हुआ? यहां पर कमेटी बनाएगी, फिर यहां पर दोबारा 1 यूनिट को खत्म कर दिया गया। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान को 4 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो उसके बाद 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिला, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देखने को मिली, लेकिन फिर क्या? उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, फिर मुशर्रफ की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। फिर लोकल गवर्नमेंट को यहां पर मिलिट्री रूल के द्वारा यहां पर कह लेकर इंट्रोड्यूस करवाया गया। इतने सिस्टम आने के बावजूद कहा यह जा रहा है, अकॉर्डिंग टू मलिया लोधी साहिबा, वो कहती हैं ये है कि इतने सिस्टम चेंज करने के बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई। आज भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ठीक है, 2010 के अंदर क्या हुआ? 18 अमेंडमेंट पास करवाई गई। ठीक है, जिसका पर्पस क्या था? प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब सारे इख्तियारात जब प्रोविंसेस को दे दिए गए तो फेडरल यहां पर भुगत रहा है। फेडरल को फिजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज तो वो प्रोविंसेस को देकर बैठ गया। पीछे उसके पीछे क्या बचा है? उसने आगे डेट भी देना है, डिफेंस के ऊपर भी खर्च करना है, करेंसी को डील करना है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं बचा। आज आके क्या हुआ? फिजिकल डेफिसिट का सामना करना पड़ा फेडरल गवर्नमेंट को।
ठीक है, तो ये चीज भी फेल। तो बताया यहाँ पर के बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है कहां पर गई, इतने सिस्टम्स यहाँ पर जो है कह लें कि एक्सपीरियंस किए गए लेकिन पॉलिटिकल जो है स्टेबिलिटी नहीं देखी गई। तो यही चीज बेसिकली यहाँ पर हिस्ट्री को टच करते हुए यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप इन पॉइंट्स को ऐड कर सके। ठीक है, आज आके लास्ट में एक ही चीज बचती है कि लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाना चाहिए, जहां पर मेन जो है कह लें कि हमें डेवलपमेंट नजर आती है या जहां पर मेन डेवलपमेंट करनी चाहिए वो है लोकल गवर्नमेंट। तो इशरत हुसैन साहब और मलिया लोधी साहबा का कहीं ना कहीं पर यह पॉइंट मिलता है कि भाई लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बैकवर्ड लोगों को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, पॉवर्टी को खत्म करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वो कह लें कि लोकल जो है कह लें कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। तो आई होप आपने इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।